हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ माइंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक वैलिड एसेंशियल क्या होंगे एक कॉन्ट्रैक्ट के। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक अग्रीमेंट होता है जो लीगली एनफोर्सेबल होता है। सो व्हेन एन एग्रीमेंट हैव अ लीगल एनफोर्सिबिलिटी देन इट इज़ टर्म्ड एज अ लीगल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो लीगल एनफोर्सिबिलिटी एक अग्रीमेंट में किस तरीके से आएगी, तब हम बात करेंगे। इस चीज़ को देखने के लिए हम देखेंगे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको प्रोवाइड करवाता है ऑल द वैलिड एसेंशियल्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होने ही चाहिए। तो पहला है अग्रीमेंट, उसके बाद है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर competent टू कॉन्ट्रैक्ट एंड हैविंग अ लॉफुल कंसिडरेशन, लाइक दे हैड टू कॉन्ट्रैक्ट कि उनका जो कंसिडरेशन होगा वो भी लॉफुल होगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो लॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा और वो हियर बाय एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर बाय द कोर्ट या बाय द लॉ नहीं होना चाहिए। तो हम वन बाय वन डील करते हैं इन एक एक वैलिड एलिमेंट से। तो सबसे पहली बात आती है अग्रीमेंट की। तो अग्रीमेंट जो है वो सेक्शन 2H में डिफाइंड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने वन बाय वन सारे एलिमेंट्स लिख रखे हैं और उनके रिस्पेक्टिव सेक्शंस भी उनके आगे मेंशन्ड है। तो अग्रीमेंट जो है वो सेक्शन 2H में डिफाइंड है। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी सेक्शन 15 में डिफाइंड है। पार्टी जो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है और जिनका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन है। उसके बाद एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं है। उसके बाद जो है वो है जो सेक्शन 10 के अंदर मेंशन तो नहीं है लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फीचर है एक कॉन्ट्रैक्ट का, वो है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप। जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनका इंटेंशन होना चाहिए कि वो क्या क्रिएट करना चाहती हैं, वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अग्रीमेंट क्या होता है। तो अग्रीमेंट बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक प्रपोजल और ऑफ़र होना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्टेंस होगा। जब प्रपोजल होगा और एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो वो क्या बनेगा? प्रॉमिस बन जाएगा। तो सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऐसा बोल रहा है कि जहाँ पे प्रॉमिस होगा और सेट ऑफ प्रॉमिस होगा जो कंसिडरेशन फॉर्म करेगा दोनों पार्टीज़ के लिए, पार्टी ए और पार्टी बी के लिए। सपोज़ मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलते हैं कि मैं तुमसे तुम्हारा घर खरीद लूँगा और उसके बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूँगा, और मिस्टर बी इस चीज़ के लिए अग्री कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसके अंदर दोनों पार्टीज़ के लिए एक लॉफुल और एक कंसिडरेशन है, जिसमें एक को घर मिल रहा है और एक को घर के बदले में पैसे मिल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक अग्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद आएगी फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़। जो पार्टीज़ हैं उनका कंसेंट क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। और ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात नहीं है, हर जगह लॉ के अंदर जो कंसिडरेशन होगी वो फ्री ही होगी, जो कंसेंट होगी वो हमेशा फ्री ही होगी। कंसिडरेशन लीगल होगी और जो कंसेंट है पार्टीज़ की वो फ्री होगी। तो कंसेंट किनसे फ्री होगी? उस कंसेंट के अंदर कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होगा? नहीं होगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तभी वो कंसेंट क्या हो जाएगी? कंसेंट फ्री कंसेंट हो जाएगी। तो कोवर्जन क्या होता है? कोवर्जन मतलब कमीशन और थ्रेट टू कमिट। कमीशन और थ्रेट टू कमिट मतलब या तो कोई ऐसा जो अनलॉफुल चीज़ है या जो लॉ ने फॉरबिड कर रखा है ऐसा कोई एक्ट या तो कमिट कर दिया है या फिर थ्रेट है उस एक्ट को कमिट करने का। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और गोली मार दी, तो गोली मार दी जो है वो कमीशन है और गोली मार दूंगा वो थ्रेट है। और इस बीच में किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो कंसेंट क्या नहीं है? कंसेंट फ्री नहीं है। उसके बाद आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। जब दो पार्टीज़ के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि यहाँ पे चांसेस है कि जो कंसेंट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर के दी गई है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट का जो एक रिलेशनशिप होता है वो एक क्लियर एग्जाम्पल है एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का और कैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट हो सकता है। उसके बाद आता है फ्रॉड। जब एक पार्टी के पास एक इंटेंशन है कि वो दूसरी पार्टी को डिसीव करना चाहता है। सपोज इसके अंदर एक हॉर्स का सेल हो रहा है, मिस्टर ए मिस्टर बी से एक हॉर्स खरीद रहे हैं, तो मिस्टर बी मिस्टर ए को ये जानबूझकर नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनका ऐसा इंटेंशन है कि वो मिस्टर ए को फ्रॉड करना चाहते हैं। तो वो उनको जानबूझकर नहीं बता रहे हैं कि उनका जो
हॉर्स है वो अनसाउंड माइंड का है, तो इसके अंदर क्या है, उनका इंटेंशन है, तो उसके अंदर जो दी गई है वो कंसेंट जो ली गई है वो कंसेंट किसके साथ ली गई है, फ्रॉड के साथ ली गई है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कंसेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देता है, वो सिर्फ इतना सा है कि जो फ्रॉड होता है उसके अंदर इंटेंशन प्रेजेंट होता है एक पार्टी का दूसरी पार्टी को फ्रॉड करने के लिए। मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर ऐसा होता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर फैक्ट्स को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि जो फैक्ट्स ट्रू नहीं होते हैं उनको ट्रू फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो एक मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाता है। उसके बाद आती है मिस्टेक। तो मिस्टेक दो तरीके से हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो होगी कि जब एक पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार्गो आने वाला है इंग्लैंड से मुंबई के लिए जिसके अंदर गुड्स होंगे। सपोज ये कार्गो कहीं पे गायब हो जाता है या सी में कहीं लॉस्ट हो जाता है या इसके साथ कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो इसके अंदर जो मुंबई के अंदर मिस्टर बी रह रहे हैं और जो इंग्लैंड से मिस्टर ए ने उनको जो कार्गो भेजा है उसके बिहाफ पे वो उनको कंसिडरेशन पे कर देते हैं, और कंसिडरेशन पे होने के बाद जब उन दोनों को पता चलता है कि कार्गो तो उनके पास पहुंचा ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसके बाद मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो एक्सक्यूज़ है ही नहीं। लॉ कहीं एंटरटेन नहीं करेगा कि अगर कोई पर्सन मिस्टेक ऑफ लॉ पे है तो वो अगर कोर्ट में जाके प्लीड कर रहा है कि मेरा मिस्टेक ऑफ लॉ था, तो वो चीज़ एंटरटेन हो ही नहीं सकती। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का जो वैलिड एसेंशियल है वो है कि पार्टीज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए और उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। पार्टीज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो पार्टीज़ की एज है वो लीगल एज होनी चाहिए, जो इंडिया में अभी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और डिसक्वालीफाई मतलब कैपेसिटी और डिसक्वालिफिकेशन से ये मतलब है कि लॉ ने उनको अलाउ कर रखा है। सपोज़ कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्सन्स जो अनसाउंड माइंड होते हैं, जो कन्विक्टेड होते हैं किसी ऑफेंस से, वो लॉ उनको डिसक्वालीफाई कर देता है। जैसे कभी एलियंस होते हैं, कभी फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये इस वजह से क्या हो जाता है कि उनकी कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होती है, तो इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। इसके अंदर जो एक माइनॉरिटी की जो हम बात कर रहे हैं, माइनर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत ही लैंडमार्क केस है मोहिरी बेबी वर्सेस धर्मोदास घोष का। इसके अंदर क्या हुआ था कि इसके अंदर एक माइनर था जिसने अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करके, फॉल्स रिप्रेजेंट करके उसने क्या किया था, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। इसके बाद जब केस फाइल हुआ तो ऐसा बोला गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है, एक माइनर ने किया है। तो आप ये केस लॉ कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे आप बात कर रहे हैं पार्टी के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की और जहाँ पे पार्टीज कम्पिटेंट नहीं है, तो ये एक माइनर से रिलेटेड एक केस है। उसके बाद बारी आती है लॉफुल कंसिडरेशन की। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कि ये जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऐसा अगर है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को अपना घर दे रहे हैं और उन्होंने ऐसा बोला कि ठीक है तुम मुझे अपना घर दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए की ड्रग्स दे दूंगा या 10 लाख रुपए की लिकर दे दूंगा, कुछ ऐसी चीज़ जो अनलॉफुल है, जो लॉ परमिट ही नहीं कर रहा है, वैसा कंसिडरेशन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। उसके बाद बारी आती है लीगल ऑब्जेक्ट की। तो जो ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लीगल होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट लीगल तब होगा जब वो लॉ ने उसको फॉरबिड नहीं करा है, ठीक है, वो है ना किसी भी लॉ के प्रोविज़न को डिफीट नहीं कर रहा है, फ्रॉड नहीं है, किसी उस ऑब्जेक्ट से किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को कोई इंजरी नहीं होगी और कोर्ट ने उस ऑब्जेक्ट को इमोरल और इनडिसेंट रिगार्ड नहीं किया है। उसके बाद बात आती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं होने चाहिए। सेक्शन 27 बात करता है कोई अगर ऐसा एग्रीमेंट है जो किसी इंसान को कोई पर्टिकुलर ट्रेड करने से फॉरबिड कर रहा है, मना कर रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइड अग्रीमेंट होगा। उसके बाद अनसर्टेनिटी की बेसिस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिशेस हैं।
मैं अगर किसी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करूँ कि ठीक है मैं तुम्हें फिशेस दे दूँगी, पर मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही कि मैं तुम्हें 1 फ़िश दूँगी, 2 फ़िश दूँगी, 3 फ़िश दूँगी, येलो फ़िश दूँगी, ग्रीन फ़िश दूँगी, तो अनसर्टेनिटी के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वो हो जाएगा, ये जो अग्रीमेंट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। उसके बाद अग्रीमेंट्स कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। सपोज इसके अंदर ऐसा अग्रीमेंट है कि मैंने मिस्टर एक्स के साथ अग्रीमेंट किया है कि मिस्टर एक्स तुम अगर मिस वाई से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें मेरा घर दे दूंगी, लेकिन मिस वाई तो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो ये तो क्या होगा, एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जो इम्पॉसिबल इवेंट के बेसिस पे काम कर रहा है, तो ये क्या नहीं होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पार्टीज़ का इंटेंशन होना चाहिए एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल रिलेशनशिप मतलब हम दिन भर में ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं कि ठीक है मैं मेरी मम्मी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ कि मम्मी आप है ना, आप एक काम करो कि झाड़ू आप लगा लो और बर्तन मैं कर दूंगी, तो क्या अब मेरी मम्मी मुझे कोर्ट में ले जाके सू कर देंगे कि इसने तो बर्तन नहीं करे थे, तो इससे क्या होगा, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बहुत बार डेली लाइफ में ऐसे होते हैं जिनके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता है, तो वो जो होंगे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगे। इसके अंदर एक केस लॉ है बेल्फर वर्सेस बेल्फर का। इसके अंदर क्या था कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो अपनी वाइफ को, वो कहीं पे घूमने गए थे और वहाँ से उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि तुम यहीं पर, तुम इंग्लैंड में रह जाओ, मैं है ना तुम्हारे लिए हमेशा 30 पाउंड भेजूँगा, और उन्होंने वो 30 पाउंड भेजना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो वाइफ ने कोर्ट में जाके केस फाइल किया, तो वहाँ पे कोर्ट ने यही बोला कि यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में रोज़ ना रोज़ आना ऐसी बातें होती है जिसमें बहुत बार जो होता है कि ऐसा होता है कि पार्टीज़ का इंटेंशन ही नहीं होता है एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। तो अब हम एक बार रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या एलिमेंट्स थे जो इम्पॉर्टेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। उसमें था अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, पार्टीज़ की कॉम्पिटेंसी, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट डिक्लेयर्ड वर्ड और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी तरीके का आपका डाउट है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर देम। सो अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लॉ माइंड्स, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ब्रिंगिंग अ लॉट